हेलो नमस्कार। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी फिर से अर्थशास्त्र का एक नया टॉपिक लेकर आ गया है, क्योंकि भूगोल का टॉपिक अभी टाइप नहीं हुआ था। अर्थशास्त्र का एक टॉपिक अतिरिक्त टाइप हो गया था और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए कि आपका एग्ज़ाम करीब है, इसलिए जो चीज़ टाइप है उसको पढ़ा दिया जाए, उसको समझा दिया जाए। भूगोल जब आ जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से हर वो चीज़ पढ़ने के लिए तैयार हैं जो आपसे छूट जा रही है। तो देखिए, ये जो टॉपिक लगा हुआ है समृद्धि एवं विकास, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो समाप्त हो गया, आप समझिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र समाप्त हो गया। अब ये एक नया टॉपिक आप कहिए या एक नई किताब कहिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, समृद्धि एवं विकास, जिसमें आप बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे। विकास क्या होता है, समृद्धि क्या होती है, इन समस्त चीजों को देखेंगे, ठीक है। और इससे निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यदि आप पढ़े नहीं हैं तो आपके प्रश्न आते आते ही गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन बनी रहती है कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो आइए हम आधा से एक घंटा तो नहीं जाएगा, 40 मिनट, क्योंकि बहुत तेज करने का प्रयास करते हैं। 40 मिनट में देख लेते हैं कि आर्थिक समृद्धि और विकास से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन जवाब का है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक सामान है। गैर आर्थिक सामान और आर्थिक सामान, पहले आप अर्थशास्त्र की भाषा में समझ लीजिए। ऐसा सामान, ठीक है, ऐसा सामान जिसकी कोई कीमत नहीं देते हैं आप, जिसकी कोई कीमत नहीं दे रहे हैं, ठीक, ऐसे ही बहुतायत से मात्रा में उपलब्ध है, ऐसे सामानों को हम गैर आर्थिक सामान की श्रेणी में रखते हैं। हालांकि पानी को भी हम गैर आर्थिक सामान में रखते हैं, लेकिन आजकल पीने योग्य पानी गैर आर्थिक सामान में नहीं रह गया है, ठीक है ना जी। इसलिए समुद्र का पानी इसमें दिया गया है। तो देखिए, सोना भी आपको बिना पैसे का नहीं मिलेगा, दूध भी नहीं मिलेगा, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? समुद्र का पानी। आप जितना मन करे उतना भर के ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि सर पानी भी उसी तरह का है, तो पानी आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो आप ट्रेन पर जैसे जाते हैं 1 लीटर का दाम 20 रुपये हो जाता है, ठीक है ना जी। आइए आर्थिक समृद्धि और विकास चैप्टर का नाम है। आपका विकास तभी हो सकता है जब आप थोड़ी से अपने आप को परेशानी में डाल लेंगे, ठीक है। अगर आज भी आप खाकर सो रहे हैं जबरदस्त तरीके की, वही 5-5, 7-7, 8-8 रोटी, ठीक है, चावल कुकर भर, और बेहतरीन ढंग से मछली, मुर्गा, अंडा बनाकर पूरी तरह से नींद ले रहे हैं, तो जान लीजिए एग्जाम उतना ही दूर जा रहा है। इस समय आप उतना ही हल्का भोजन लीजिए, गर्मी का टाइम है, जिससे आप बैठ सकें 2-4-6 घंटा, ठीक है। और टटोलिए कि इसी तरह का हर कंप्यूटर बैठकर प्रश्नों को हल कर रहा होगा, क्योंकि एग्जाम करीब है। डेट भले इधर उधर हो रही है, लेकिन अब वो इधर उधर बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है। आप अगर जुटे रह गए तो 3-4 महीने में आपकी नौकरी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप सोइएगा 2-3 महीना, तुरंत आके ड्यूटी से सो जाइएगा, कुछ मत किताब कापी देखिएगा, लेकिन अभी आप बने रहिए एकदम 100% अगर नौकरी लेना है तो, ठीक है। आइए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अभिसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक संगठक नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें से कौन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक संगठक नहीं है। तो देखिए, विद्युत, परिवहन, संचार, ये सभी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण घटक हैं। हालांकि आज गृह निर्माण भी हो गया है, क्योंकि उद्योग आदि उसी में लग रहे हैं, लेकिन ये गृह निर्माण है, उद्योग नहीं है। तो इस ऑप्शन में से यही सही हो जाएगा। गृह निर्माण आर्थिक अभिसंरचना का घटक नहीं है। थोड़ा सा ब्लर हो जाता कभी कभी, उसका मात्र एक कारण है कि कैमरे के सामने जब कोई क्या आ जाता है, कीड़ा आ जाता है, तो वो फिर अपना रंग रूप दिखाने लगता है, और कैमरे में इतनी पावर होते हुए भी वह उसको अलग नहीं कर पाता, ठीक है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की अभिसंरचना में सम्मिलित है। ये अभी है भाई, क्या ये अभी है, अभी शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा।
ऊर्जा, बैंक, यातायात, उपयुक्त सभी। तो देखिएगा ऊर्जा, बैंक, यातायात, सभी, ये सभी अर्थव्यवस्था की अभिसंरचना में शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि सुदीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य क्या है? सुदीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य क्या है? एक गतिहीन अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की पुनरावृत्ति, स्वायत्त निवेश में उतार चढ़ाव या क्रमिक अवधि में समृद्धि की सीमांत दर में कमी। तो ये डी सही हो जाएगा आपका। कौन सा? डी। क्रमिक अवधि में समृद्धि की सीमांत दरों में कमी को हम क्या कहते हैं? सुदीर्घकालिक गतिहीनता कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए। मस्त प्रश्न है कि आदर्श जनसंख्या ज्ञात करने के निम्न सूत्र में खाली स्थान पर क्या रहेगा? भरिए। देखिएगा, ये डाल्टन द्वारा दिया गया सूत्र है। आदर्श जनसंख्या के लिए डाल्टन द्वारा दिया गया सूत्र है। ठीक है, तो खाली स्थान पर भरने की बात है। तो खाली स्थान पर आप क्या भरेंगे? ओ ए ओ ई। देखिए, डाल्टन का जो सूत्र है डाल्टन का जो सूत्र है उसमें आप देखेंगे तो ओ 2 बार है, वो 2 बार है, यानी a माइनस ओ बटे ओ। ठीक है, तो ओ इसमें भरेंगे। आदर्श जनसंख्या बराबर क्या होता है? आदर्श जनसंख्या बराबर क्या होता है? a माइनस ओ अपान ओ। ठीक है, अब ये a क्या है, वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये इसको यम से भी डिनोट करते हैं। आदर्श जनसंख्या को किससे? यम से भी डिनोट करते हैं। यम मतलब आदर्श जनसंख्या। ए बराबर क्या है? ये भी ध्यान दीजिए, ए बराबर क्या है? तो वास्तविक जनसंख्या, वास्तविक जनसंख्या, वास्तविक जनसंख्या। और ओ क्या है? अच्छा, ये देखिएगा, यम बराबर अगर आप लिखेंगे, यम, एक मिनट रुकिए, यम बराबर क्या है? यम बराबर लिख लीजिएगा, क्या? समायोजन अभाव की मात्रा, समायोजन अभाव की मात्रा। और ओ बराबर होता है अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या। तो ये हो गया आपका क्या? डाल्टन द्वारा दिया गया सूत्र। अब देखिए, फिर से वही है कि डाल्टन के अनुसार जनसंख्या के कुसमायोजन का सूत्र क्या है? तो यम बराबर a माइनस ओ अपान ओ। निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जा सकने वाला है। ठीक है, आगे आएगा, बस केवल थोड़ा सा इधर उधर बदल सकता है। वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात, आईकॉर। ठीक है, ICOR है क्या? पूंजी में वृद्धि बटे उपभोग में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि बटे उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि बटे पूंजी नहीं। तो दो ए और बी में आप कंफ्यूज करेंगे, और वही उसी में से क्या है आपका आंसर है। तो जब वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात है, पूंजी और उत्पाद का क्या है? अनुपात होता है आयकार आपका। तो ध्यान देंगे तो गलत नहीं होगा, और आंख मूंद के बस प्रश्न पढ़ के जवाब दे देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना जी। कह रहा है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है कम जनसंख्या वाले देशों में, अधिकतम जनसंख्या वाले देशों में नहीं, दोनों देशों में। कम और अधिक दोनों जनसंख्या वाले देशों में अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति की आय के लिए सही है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के लिए क्या है, सही है। आप देखिए, जो निम्न स्तरीय आय वाले देश हैं उसमें क्या अधिक होता है, तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति उसकी क्या होती है, अधिक होती है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम नहीं, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है। मतलब उनके खाने पीने का खर्च जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए बचत नहीं हो पाती, बचत नहीं हो पाती तो निवेश नहीं होता, निवेश नहीं होता तो विकास नहीं होता। ठीक है, एक दूसरे से फिर प्रेरित होते चले जाते हैं लोग। कह रहा कि यदि किसी समुदाय में औसत उपभोग प्रवृत्ति 18.0%, पूंजी उत्पाद अनुपात 4% तथा जनसंख्या वृद्धि 1.5% हो, वार्षिक हो, तो समुदाय की प्रति व्यक्ति समृद्धि दर क्या होगी। तो आपको समृद्धि दर का सूत्र अगर पता है तो इस प्रश्न का आंसर तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, और नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। ठीक, समृद्धि दर का सूत्र पूंजी उत्पाद अनुपात बराबर होता है, देखिए आयकार इसे कहते हैं, बराबर पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात बराबर क्या होता है, देखिएगा बचत दर बटे वृद्धि दर, बचत दर बटे वृद्धि दर। आप 1 से 2 बार हल कर लीजिएगा भाई। ठीक है, मेरा काम है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, मैं आपको अभी अब देखिए हम लोग अनमने थोड़ा सा, मैंने आपसे बताया नहीं कि मैं घर में नौकरी करता हूं, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मैंने बहुत मन से नहीं दिया, तब भी बहुत अच्छा गया। थोड़ा सा अगर जाग गया होता कि चलिए लेना है, मैं जान रहा हूं कि कहीं अगर मिलेगा भी तो दूर सिलेक्शन होगा, और घर में चूंकि अकेला हूं सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए मुझे यहाँ की नौकरी ज़्यादा समझ में आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत होइए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मेरा सब कुछ है, जेआरएफ है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ, रिसर्च है, पीएचडी चल रही है, अवार्ड होने वाली है। तो ये सब्जेक्ट मेरे अंदर कण कण में बसा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मजा आता है। तो लेकिन दिक्कत कहाँ है, थोड़ी सी शिथिलता आ जाती है जब सिलेक्शन हो जाता है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। बस विस्तृत चलने वाला है, छुट्टी जैसे मिलेगी मैं एक सिस्टम बनाऊंगा कि आपको 1 घंटे विस्तृत पढ़ाऊं। ठीक है, आपके साथ अर्थशास्त्र पे बातचीत हो, फिर आपको देखते हैं कैसे भूल जाता है। बिल्कुल नहीं भूलता, इतना मजेदार सब्जेक्ट मानविकी में कोई है ही नहीं। ठीक है, कि एक बार अगर आप समझ लीजिए तो फिर ये भूलता नहीं है। आइए देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देखिएगा बचत दर 18 है, 0.0 का कोई मतलब नहीं है, और वृद्धि पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक, क्या पूंजी उत्पाद अनुपात की अगर बात करें, ये तो था क्या, पूंजी उत्पाद अनुपात, वृद्धि दर आपको बताना, वृद्धि दर का लिखना था। ठीक है, वृद्धि दर निकालनी है ना, तो वृद्धि दर देख लीजिएगा, वृद्धि दर बराबर क्या होगा, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज होने लगेंगे। क्या बचत दर बटे, बचत दर बटे पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, तो देखिएगा बराबर हो जाएगा 18/4, काटेंगे 4 चौक के 16 होगा, 16 2 18, 0.425 4.5 हो जाएगा। अब ये तो वृद्धि दर क्या हो गई, वृद्धि दर निकल कर आ गई, लेकिन जब इसमें से वास्तविक समृद्धि दर निकालेंगे तो जनसंख्या जो बढ़ रही उसको घटा देंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति समृद्धि दर, प्रति व्यक्ति समृद्धि दर बराबर वृद्धि दर माइनस जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो ये होगा 4.5 माइनस
एक 1.5 बटे बराबर कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 3। देखिए 3%, तो कोई ऑप्शन है 3%। हल कर लीजिएगा, एक बार हल करके देख लीजिएगा ताकि कोई प्रश्न आए तो कतई गलत ना हो, ठीक है ना जी। हाँ, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपूर्ति की ओर से बिग पुश सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ है। बिग पुश थियरी रोजेस्टीन रोडान का है ये, ठीक है। बिग पुश प्रबल प्रयास सिद्धांत इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रबल प्रयास सिद्धांत। कह रहे बाजार के छोटे आकार के कल्पित अस्तित्व के साथ बाह्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ, तो ये दोनों सही है। ये दोनों देखिए किस में है, 2 और 3, तो डी 2 और 3 ऑप्शन जो सही है वही क्या है, सही है, ठीक। हाँ, आइए बात करते हैं आगे। प्रबल प्रयास सिद्धांत, बिग पुश थियरी। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिया, ये सिद्धांत किसका है, रोजेस्टीन रोडान का। आइए इसके बाद बात करते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर समस्या उत्पन्न नहीं करती प्रथम व द्वितीय अवस्था में, प्रथम और तृतीय अवस्था में। ये क्योंकि द्वितीय ही क्या होती है, द्वितीय ही समस्या उत्पन्न करती है। द्वितीय में जनसंख्या विस्फोट की समस्या पैदा होने की बात होती। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अगर बात करें तो इसका विकास कौन किया था, W.M. थॉमसन ने 1929 में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत W.M. थॉमसन ने, लेकिन इसको विस्तृत व्याख्या, इसकी विस्तृत व्याख्या कौन किया, ठीक है, विस्तृत व्याख्या कौन किया है, सीपी ब्लेकर ने, रोजेस्टीन नोटेस्टीन ने कौन किया है, नोटेस्टीन। ऐसा ऐसा नाम रहता है कि लेने में भी क्या होती है, समस्या होती है। विस्तृत व्याख्या कौन किया, फ्रैंक नोटेस्टीन ने। इसी को अगर सीपी ब्लेकर की बात करें, जो दिमाग में था, सीपी ब्लेकर ने 5 अवस्थाओं की बात की, 5 अवस्थाओं की बात की है। सीपी ब्लेकर ने जनसंख्या के 5 अवस्थाओं की बात की है। फिलहाल इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बना लेंगे। जनसंख्या सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया था, तो आएगा माल्थस। क्या, माल्थस का नाम। देखिए आगे हो सकता प्रश्न हो। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है, पूंजी निर्माण, उत्पादकता, निवेश और ब्याज दर। तो देखिएगा जनसंख्या का दुष्चक्र जो दिया था रेगनर नर्क्स ने दिया था, रेगनर नर्क्स, ठीक है, ने दिया था। और इसमें तीनों चीजें हैं, पूंजी निर्माण, उत्पादकता और निवेश है, लेकिन ब्याज की दर शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैकब वाइनर के अनुसार एक सूचक है, ठीक है, जैकब वाइनर के अनुसार एक सूचक है समग्र बचत, समग्र निवेश, समग्र राष्ट्रीय आय, नहीं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, क्या 14 अनुसार विकास का एक सूचक है, कुछ छूट गया है, यहां लिख लीजिएगा, विकास का सूचक है। विकास का एक सूचक है, अनुसार विकास का एक सूचक कौन है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। कौन कहा, जैकब वाइनर। निम्नलिखित में से कौन भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाए। गरीबी तो है ही, असंगठित श्रम शक्ति ये भी है, बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी ये भी है, आय एवं संपत्ति के वितरण की समानता नहीं, आय एवं संपत्ति की वितरण में असमानता है। समानता होती तो क्या दिक्कत होती, कुछ के हाथ में बहुत ज्यादा रुपया पैसा धन दौलत है, कुछ के हाथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित देशों की आर्थिक विशेषता है, आर्थिक विशेषता है भाई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, महंगे रीति रिवाज,
अशिक्षा, पूंजी की न्यूनता अल्प विकसित देशों की आर्थिक विशेषता है। 16 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, ठीक है, तो जो मूल आर्थिक विशेषता है, देखिए कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ये तो है ही, महंगे रीति रिवाज ये भी है, लेकिन सबसे मूल की अगर बात करें, क्या आर्थिक विशेषता पूछा है ना, बाकी सब क्या है, सामाजिक श्रेणी में आती हैं। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं है, तो ये बाकी सब क्या है, सामाजिक श्रेणी में आती हैं। ये जो आपकी है ये आर्थिक श्रेणी में आती है। किसमें? आर्थिक श्रेणी में। पूंजी की न्यूनता, पूंजी बहुत कम होती है अल्पविकसित, क्योंकि जितना कमाते हैं सब खा जाते हैं। और आजकल तो दिखावे का चलन है कि पता चले पैसे वाले के पास अगर शादी विवाह में 20 गाड़ी जा रही थी, ये भी 20 से कम नहीं जाएगी, चाहे बाराती हो या ना हो, ठीक है, भले उधार मांग के होई, लेकिन होई जरूर। दिखावा में केहू से कम ना। भारत एक धनी देश है जहां निर्धन निवास करते हैं। यह जनसंख्या, ये क्या बता रहा है? यहाँ जनसंख्या अधिक है, यहाँ प्राकृतिक साधन अधिक हैं, यहाँ प्राकृतिक साधनों की प्रचुर मात्रा है, किंतु उनका समुचित उपयोग नहीं है। तो सी सही है, ठीक है। सी रेगनर नर्क्स का ये कथन है। किसका? रेगनर नर्क्स। गरीबी पर भारत के बहुत ज्यादा काम इन्होंने किया है। निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है? विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है। देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, पूंजी निर्माण की उच्च दर नहीं, पूंजी निर्माण की उच्च दर नहीं है। अगर पूंजी निर्माण की उच्च दर होता तो विकासशील क्यों होता? विकसित नहीं हो जाता। बाकी सभी चीजें सही हैं। क्लियर? आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, सरकार पर विश्वास, प्रौद्योगिकी। ठीक है, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, सरकार पर विश्वास और प्रौद्योगिकी। तो ये देखिए, सरकार पर विश्वास जो है ये आर्थिक कारण नहीं, बाकी सब क्या है? आर्थिक कारण है। ये बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, आर्थिक कौन है और गैर आर्थिक कौन है, पूरी सूची ही है इसकी। निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? मानवीय यानी मानव विकास सूचकांक, एचडीआई पूछ रहा है। एचडीआई का क्या तत्व नहीं है? शिक्षा तो है, जीवन प्रत्याशा भी है, प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता रेखा से नीचे का कोई मतलब नहीं है। यही मैं आपको बात अगर कर दूं एचडीआई की, देखिएगा सारे प्रश्न ही मैं यहां समेट देता हूं। एचडीआई को क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर, या हिंदी में मानव विकास सूचकांक कहते हैं। प्रत्येक वर्ष जो जारी होता है उसे एचडीआर कहते हैं, मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसे दिया है कौन? महबूब उल हक ने। ये कहाँ थे? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अगर भारतीयों में से, तो भारतीयों में अमर्त्य सेन तथा सेंगर का नाम जुड़ा है। सेंगर का नाम जुड़ा है। इसको यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से जारी करता है। ठीक है, अगर बात करें तो इसमें 3 मुख्य आधार हैं। कितना? 3। क्या है? शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा, इसी के आधार पर देश की तुलना होती है। और क्या है? प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय। यही 3 मुख्य आधार हैं
जिसके आधार पर किसी देश के विकास की बात देखी जाती है। ठीक है, वर्तमान समय में अगर बात करें 2024 की बात करें, 2024 में 191 देशों में भारत की रैंकिंग 134 है। भारत की रैंकिंग भारत की कितनी है? 134। नंबर एक पर है स्विट्जरलैंड, 2 पर है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। यदि अंतिम बात करें 191वां पे है कौन? 191 पर 2 देश हैं, नाइजर है, ठीक है, नाइजर कई सालों से आ रहा है, नाइजर और चाड। नाइजर और चाड ये अफ्रीका के दोनों देश हैं। ठीक है, और भारत मध्यम विकास में आता है 134 स्थान लेकर। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आगे देख लीजिएगा। कह रहा है कि अच्छा वो तो हो गया ना, हाँ ठीक है। कह रहा कि मजा आ रहा है कि नहीं भाई? बताइए। देखिए बड़ी मेहनत हो रही है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जो लोग फ्रेशर हैं, आपके सगे संबंधी पढ़ने वाले, जो लोग बीए एमए में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स लिए हैं, ठीक है, उन तक चैनल पहुंचाइए। एकदम आसान वे में समझ में आएगा। ठीक है, अभी जो देख लेंगे तो उनको समझ में आएगा कि अच्छा यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्मार्ट स्टडी यही आ गई है, पहले प्रश्न को देखिए, इसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करिए, ताकि 100% फोकस आपके प्रश्न पर हो। 2013 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग देखिए, कोई मतलब नहीं है 2013 की। हालांकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, 2019 का पूछ दिया था। 2019 पता नहीं सन के रहते हैं कि लोग क्या। 2019 वो तो संजोग से मैंने एक दिन आंकड़ा देखा था पढ़ाते हुए बच्चों को, तो मुझे पता था 0.64 ऐसे करके, तो मैंने लगा दिया, सही हो गया था संजोग से। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा तो 2024 का इनको पूछना चाहिए, 2024 का। और 2024 में 134वीं रैंक है। कितनी है? 134वीं रैंक है 2024 में। क्लियर ना जी? हाँ, अभी मैंने बात की है मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर की। 191 देशों में 134। जनसंख्या में वृद्धि इसके रास्ते में आती है आध्यात्मिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास। कह रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि किसके रास्ते में आती है? जबरदस्त प्रश्न है, देखिए आप सोच के थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है, इसी के रास्ते में आ जाती है, आर्थिक विकास को होने नहीं देती। कह रहे निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का बेहतर सूचक है? राष्ट्रीय आय, औद्योगिक संपन्नता, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, या उपयुक्त सभी। ठीक है, आर्थिक विकास का बेहतर पूछ रहा है क्या? तो बेहतर की बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ रही है किसी देश की, तो जान लीजिए आर्थिक विकास वहां क्या है? बेहतर है। आगे कह रहा यदि समाज में बचत की औसत दर 10% है, केओ का अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात वही है 4 है, जनसंख्या की वृद्धि 1% है, तो अर्थव्यवस्था में धारणी समृद्धि क्या होगी? अभी आपको सूत्र बताया गया है। ठीक है, तो वृद्धि दर बराबर क्या बताया गया? बचत की औसत दर, बचत दर यानी 10 बटे पूंजी अनुपात, उत्पाद अनुपात कितना? 4। काट देंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 2.5। कितना जाएगा? 2.5। अब समृद्धि दर निकालनी है तो जनसंख्या वाला हटा देंगे। समृद्धि दर बराबर, ठीक है, वृद्धि दर माइनस जनसंख्या, वृद्धि दर माइनस जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, तो 2.5 माइनस 1 बराबर 1.5%। कहीं है? पहला सही हो जाएगा। क्या? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया कि नहीं?
आइए, आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2, आर्थिक तत्व पहला, और दूसरा है गैर आर्थिक तत्व। गैर आर्थिक तत्व, इतना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कितने लोग ऐसे ही गलत कर दिए होंगे कि ध्यान ही नहीं दिए होंगे। आप ध्यान दे दीजिए ताकि गलत ना हो। कह रहा कि बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि सोचता रह जाए आदमी कि इसका जवाब मैं क्या दूं। तो इसका जवाब जब आयोग एक बार लगा लेता है तो निश्चित रूप से आपके भी मन में वो चीजें आ जाती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि। बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से चलने वाली जो चीज होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। ठीक है, आगे, साधारणतया किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां प्रति व्यक्ति आय अधिकतम उत्पादन प्रदान करती है। जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर बनी रहती है? नहीं, पहला ही सही है। ठीक है, और ये डाल्टन का कथन है। किसका? डाल्टन का। आगे करे, पीटी वावर के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है। पीटी वावर, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 28। पीटी वावर का किसको विकास का सूचक मानते हैं? तो ऊंची प्रति व्यक्ति आय को विकास का क्या मानते हैं? सूचक मानते हैं। पीटी वावर। आगे, मानव पूंजी में विनियोग का संबंध है शिक्षा पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय। हाई स्कूल से ये प्रश्न उठाया गया है, ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त सभी। मानव पूंजी में विनियोग यानी निवेश के तात्पर्य क्या है? उसके शिक्षा पर व्यय किया जाए, प्रशिक्षण पर व्यय किया जाए और उसकी स्वास्थ्य देखरेख, तभी एक इंसान मानव पूंजी बन सकता है। ठीक है, तभी इसलिए शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, वो एक सोचा समझा नाम रखा गया था, लेकिन फिर उन्होंने शिक्षा मंत्रालय कर दिया, जिसका बहुत मतलब नहीं निकल के आता है। कह रहे निम्नलिखित संभावित अनुपातों में से किसी देश के लिए कौन सी पूंजी उत्पाद अनुपात सर्वाधिक लाभदायक होगा? तो जान लीजिए कि जो अनुपात सबसे कम होगा वह सबसे अधिक होगा। मतलब क्या है? 3:1। हाँ, जो ज्यादा होगा वो नुकसान होगा। ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, मतलब ये 3 पूंजी लगाने पर 1 का उत्पादन हो रहा है, 5 के बराबर 1 का 6, तो ये सब लाभदायक नहीं है, ये सबसे ज्यादा लाभदायक। कह रहे संतापकारी वृद्धि की संकल्पना प्रतिपादित की थी, आपके देश के ही ये थे जगदीश चंद्र भगवती। ठीक है, संतापकारी समृद्धि की संकल्पना। आगे, रोजेस्टीन रोडान ने अपने विराम के सिद्धांत में 3 प्रकार की अभिव्यंजकताएं और विशेषताओं का वर्णन किया है। रोजेस्टीन रोडान, प्रबल प्रयास सिद्धांत। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। उपयुक्त तीनों उत्पादन फलन की अभिव्यंजकताएं, मांग की अभिव्यंजकताएं और बचतों की पूर्ति की अविभाज्यताएं। आगे, पूंजी की कमी अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है, परिणाम है। कारण और परिणाम दोनों है, तो कारण और परिणाम दोनों है। ठीक है, पूंजी की कमी के कारण बचत नहीं हो पाती है, और फिर बचत नहीं हो पाती है तो पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए कारण और परिणाम ये दोनों है। आगे, करेक्ट, क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है? क्राउडिंग ये शब्द है। क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है? उद्योगों को हटाना, निवेश में कमी करना, निवेश में वृद्धि करना, सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी करना, इसे कहते हैं सर क्राउडिंग आउट। क्लियर? बहुत अच्छा। कई बार पूछा गया एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह किसका कथन है? तो नार्क्स का, रेगनर नार्क्स का। ठीक है, आइए, कह सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो माल्थस ने दिया था। किसने दिया था? माल्थस। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर
आप देखिएगा माल्थस ने, इन्होंने क्या बताया था कि जनसंख्या किसी भी देश में संसाधन जो हैं वो गणितीय दृष्टि से बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 अंक गणितीय दृष्टि से, जबकि उस देश में जनसंख्या ज्यामितीय दृष्टि से बढ़ती है 1 2 4 8 16 32 ऐसे। ठीक है, इसी पर इनका सिद्धांत आया था और बताए थे कि 25 वर्ष में किसी देश की जनसंख्या क्या हो जाती है, दूनी हो जाती। कभी कभी ये भी पूछा है 25 वर्ष भी, क्या पूछा है 25 वर्ष भी, और इन्होंने अपना कब दिया था 1798 में, 1798 में। ठीक है ना जी। हाँ, यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रकृति नियंत्रण करती जो ज्यादा कष्टकारी होता है। ऐसे पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं। यह किसका कथन है, बहुत ही जबरदस्त कथन है। देखिएगा किसका कथन है, जल्दी बताइएगा। ठीक, तो ये उसी का है जिसने कहा था कि भारत गरीब है क्योंकि गरीब है, भारत एक गरीब देश है क्योंकि यहाँ के निवासी गरीब हैं, रेगनर नर्क्स ने। आगे, अर्ध विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण क्या है, उपभोग प्रवृत्ति का कम होना, उपभोग प्रवृत्ति का शून्य होना, उपभोग प्रवृत्ति का अधिक होना। ठीक है, 38 नंबर का जवाब उपभोग प्रवृत्ति का क्या, अधिक होना। ठीक है, आगे ड्यूजेम्बरी ने इसको प्रदर्शन प्रभाव कहा। आधा से ज्यादा प्रदर्शन प्रभाव में जा रहा है सब। ठीक है, दूसरे का देख के हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं इसलिए सत्यानाश हो रहा है। करण निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, निर्धनता। अभी आया था ये, निर्धनता रेखा के नीचे की जनसंख्या, निजी वाहनों की संख्या, तत्व नहीं है। अब देखिए ये 39 नंबर का जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करेगा। ठीक है, इसमें निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे सटीक क्या लग रहा है, निजी वाहनों की संख्या। इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ये होता है क्या, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, ये लिखना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं किताब से ये शुद्ध लिख दें, प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय। ठीक है, तब ये सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया, मैंने ही पहले ही बार बता दिया था, महबूब उल हक ने, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक ने। एक पाकिस्तान वाले हैं जो आतंक का नाम, आतंक फैला रहे हैं। एक व्यक्ति ये थे जिन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया मानव विकास सूचकांक देकर। आगे आप देखिए, तो आगे पीछे नहीं, इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो गई थी। भारत के अमर्त्य सेन का नाम भी इससे जुड़ा है, लेकिन विकसित करने का श्रेय महबूब उल हक को जाता है। तो ये क्लास कैसी लगी बताते जाइएगा। देखिए कमेंट करते रहिए, आपकी जो चाहत है उसको बताते रहिए कि सर क्या चाहिए। ठीक है, 2-3 कमेंट कभी कभी आते हैं तो वो लोग यही पूछते हैं कि सर पढ़ाते कहाँ हैं। ठीक, पढ़ाते तो हम कॉलेज में हैं। ठीक, कहाँ पढ़ाते हैं ये क्या करेंगे जानकर, और बताने में भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये अच्छा काम ही है। एक अध्यापक अगर पढ़ा रहा है वो भी ऑनलाइन आकर आपके भविष्य के लिए, तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। क्योंकि व्यापार करना, इधर उधर बैठ के राजनीति करना, ठीक है, और शिक्षा से इतर कोई काम करना वो कतई उसके लिए ठीक नहीं, क्योंकि उसमें एकदम भटक जाता है वो। और जब उसका मन पढ़ाने और पढ़ने में लगा रहता है तो शिक्षक को हमेशा अध्ययनरत होना चाहिए। और आपको पढ़ाने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए निश्चित तौर पे यहाँ 1 घंटे जो खड़ा होता है तो खोपड़ी नहीं खोपड़ा लेके खड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सामने होते हैं जिनके जवाब देने पड़ते हैं। ठीक है ना जी, तो ये काम बेहतर है। और लेकिन आपके साथ साथ विद्यालय का भी काम, कॉलेज का काम भी बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके, ये नहीं कि केवल इसी पे ध्यान देना है, उधर नहीं ध्यान देना, नहीं। आप जहां मैं रहता हूं उन बच्चों से भी पूछेंगे तो बहुत मजा आता है उनको भी।
अपना शुरू से यही काम रहा है, पढ़ते पढ़ते ही अध्यापक बने हैं, पढ़ाते पढ़ाते, तो ये छूटता नहीं है, ठीक है ना जी। तब ऑफलाइन हुआ करता था, आज ऑनलाइन है। जब टाइम मिल जाता है रात बिरात कभी, तो वीडियो चला जाता है। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए।